Hi everyone and most welcome to Physicam Academy. So let us start with our first lecture guys. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी तपस्वी स्टार्ट हो रही है. ओके, तो ये 21 डेज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस है गाइस, जो कि फॉर आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी रहेगा. चाहे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के, या सीयूईटी का गेट एक्सेल के केमिस्ट्री के स्टूडेंट, या केमिस्ट्री गेट के, या सीएसआईआर नेट. तो ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो अगर आपको आता है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं केमिस्ट्री में. तो ये जो बेसिक क्लासेस है ये इनफ रहेंगी फॉर बीटी एंड एक्सेल. ओके, बट अगर आप सीएसआईआर नेट गेट के स्टूडेंट्स हैं, आईटी जैम केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो प्योर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको और डिटेल में पढ़ना है. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो अगर ये आता है तो ही आगे आप पढ़ें, तो समझ में आएगा चीजें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो ये वाली कॉन्सेप्ट हमारी रहेगी गाइस. तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या डिस्कस करना है वो हम बता देते हैं. तो पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है. तो गाइज अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए. तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए जीओसी या बीओसी से, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके बाद में हमें जो डिस्कस करना है वो है आपका एरोमेटिसिटी, जो कि आपका जीओसी का ही एप्लीकेशन होता है, ठीक है. तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे. चौथी चीज जो आपको पढ़नी है वो है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म. चौथी चीज आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट से साथ साथ में भी पढ़ेंगे तो भी कोई इशू नहीं रहता है. उसके बाद में आप पढ़ेंगे रिएजेंट्स, ठीक है, और उसके बाद में आप पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस. और उसके बाद में जो मैं टॉपिक्स लिखने जा रही हूँ, ठीक है, वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ दिस थिंग दैट इज heterocyclic केमिस्ट्री, heterocyclic, ओके, पेरीसाइक्लिक, पेरीसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो जो मैंने ग्रीन से लिखा है वो कॉमन है फॉर ऑल एग्जाम्स, आईआईटी जैम, गेट, सीएसआईआर नेट, सीयूईटी. ओके, बट जो मैंने येलो से लिखा है उसमें से बस ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा पोर्शन और पूरी नेचुरल प्रोडक्ट को छोड़ के ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे गेट एक्सेल और आईआईटी जैम बीटी के लिए नहीं है. समझ में आ गया. तो ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और इसी सीक्वेंस में पढ़नी है. ये जो येलो में पॉइंट्स है इनको आप कैसे भी पढ़ सकते हो, मतलब जीओसी वगैरह नहीं भी पढ़ा है तो भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा. बट अगर आपने ऑर्गेनिक करनी है पूरी तो आपको इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, नंबर 7. उसके बाद व्हाटसोएवर यू लाइक यू कैन डू, राइट. तो ये हमारा ऑर्गेनिक का फंडा रहेगा, ठीक है. तो ये वाली चीजें. अब आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, द कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू स्टडी टुडे इज बेसिकली व्हाट. तो जो चीज हमें आज पढ़नी है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है. तो अगर हम जीओसी की बात करते हैं तो जीओसी में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है, जो हमें पढ़ने होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है. दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स. तीसरी चीज जो आपको समझनी है वो है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ओके. तो एक्चुअली अगर आप ये तीनों चीजें करते हैं तो आपका जीओसी खत्म हो गया. जीओसी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एक्सेट्रा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, कार्बकेटायन कार्बेनायन कैसे स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से, और इनके और एप्लीकेशंस होते हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी प्रिडिक्ट करने में कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डिसाइड करेंगे, ठीक है. तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स यानी कि जीओसी के एप्लीकेशंस हैं.
ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नाउ आप मुझसे ध्यान से चीजें समझते रहें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहली जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो क्या है? तो सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है बेटा, वो है हमारा इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हो सकते हैं हमारे? एक तो प्राइमरी इफेक्ट होता है और एक हमारा सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इफेक्ट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो जो हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े थे, इंडक्टिव इफेक्ट क्लास 11th में पढ़े होंगे। और क्या पढ़ा था? रेजोनेंस। और क्या पढ़ा था? हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म एक ही बात है, या माइज। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और क्या पढ़ा था आपने? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। और क्या पढ़ा था? एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी। ओके, प्राइमरी इफेक्ट्स की हम बात करेंगे तो आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो उसमें आपने दो चीजें पढ़ी होंगी। क्या? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक साइज। ठीक है, ये दो चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो हमें ये ही पढ़ना है पहले। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन से इफेक्ट्स? प्राइमरी इफेक्ट्स। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? प्राइमरी इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट। तो अब हमको पहले क्या पढ़ना है बेटा? प्राइमरी इफेक्ट्स पढ़ने हैं कि आखिर प्राइमरी इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इफेक्ट में पहला जो मैंने आपको बताया वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो एग्जाम फोकस्ड हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम CSIR नेट की बात करते हैं तो हमारे पास में 4 मंथ्स बचे हुए हैं, और अगर हम गेट और जैम की बात करते हैं तो हमारे पास कितने मंथ्स बचे हैं? हमारे पास में 6 मंथ्स बचे हैं। तो हमें अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ओके, तो मतलब हम बहुत ज्यादा डिफिनेशंस एंड इन सब में नहीं जाएंगे, हम बस चीजों को समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं वापस बताती हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में, प्राइमरी इफेक्ट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl है। ठीक है, HCl है तो बेटा जो क्लोरीन है वो क्या है? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 17 में है पीरियोडिक टेबल के। और हमें पता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और अब BSc MSc में पहुंच गए। पर अब क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लेफ्ट से राइट जाने पे आपकी इंक्रीज होती है। तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीइंग मोर इट इज इन ग्रुप नंबर 17, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ये जो बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं ये वाले, ये क्लोरीन अपनी तरफ को खींच के रखता है। तो अगर हम HCl के बीच में एक क्लाउड बनाएं, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसमें, तो इस क्लाउड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए हम क्या कहेंगे कि क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली मींस द ease with which electrons are attracted towards itself, right? So as we move in the periodic table, as we move from left to right, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज करेगी। जैसे कि हमने नाइट्रोजन बनाया, ऑक्सीजन बनाया और फ्लोरीन बनाया। तो नाइट्रोजन हमारा ग्रुप नंबर 15 में है, 16 में ऑक्सीजन है और 17 में फ्लोरीन है। तो ऐसे जाएंगे लेफ्ट से राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अब बात है कि इतना सब पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो फंडे में जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात क्या है? क्लाउड में लिखेंगे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारी कई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू
प्रिडिक्ट एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी को प्रिडिक्ट करने के काम में आती है ये चीज। ओके, समझ रहे हो आप मेरी बात? राइट, गेटिंग मी? दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द एसिडिटी, राइट? तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। देखो ये बहुत ही बेसिक फंडा है, ठीक है। अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं और बेसिसिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो पहले तो वैसे एसिडिटी एंड बेसिसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताई, बट वो डिटेल्स में हम तब पढ़ेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, जब हम कर रहे होंगे रियलिटी में एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। तो अभी हम सिंपली एक बात समझेंगे, क्या समझेंगे कि एसिडिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एसिडिटी का मतलब होता है द ईज विद विच प्रोटॉन कैन बी डोनेटेड। जैसे कि हमारा HCl है, तो HCl टूटने के बाद में H प्लस और Cl माइनस में जाएगा, ठीक है। तो कितनी आसानी से ये H प्लस डोनेट कर पा रहा है, कोई भी एसिड कितनी आसानी से H प्लस को डोनेट कर पाता है, उसी को हम उसकी एसिडिटी कहते हैं बेसिक टर्म्स में, ठीक है। और ये जो एसिडिटी है वो इसके प्रपोर्शनल होती है, मतलब इसके एनायन के प्रपोर्शनल होती है। एक कॉन्सेप्ट था लाउरी ब्राउनस्टेड, ठीक है, आप पढ़ोगे आगे, लाउरी ब्राउनस्टेड या ब्राउनस्टेड लाउरी, ठीक है। तो लाउरी ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड बेस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा HCl है, इसने क्या किया, H प्लस प्रोवाइड किया और Cl माइनस प्रोवाइड किया। तो जो हमारा HCl है, अगर ये एसिड है, तो ये जो Cl माइनस है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है जिसको हम एनायन कह रहे हैं, ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट क्या मिला हमें, दैट जो हमारी एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कह देती हूँ अगर आपको कॉन्जुगेट बेस समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। दूसरा, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। अब ये Ka क्या होता है, एसिडिक कांस्टेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस एरो के ऊपर Ka लिख दूं, तो मतलब द ईज विद विच दैट एसिड इज गेटिंग डिसोसिएटेड, जिस आसानी, जितनी आसानी से ये डिसोसिएट हो रहा है, जितना ज्यादा अच्छा एसिड है, ठीक है, जितना ज्यादा उसका Ka की वैल्यू होगी, ठीक है, उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। और आपको पता है कि pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है, तो ऐसे ही pKa क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka होगा। तो इसलिए एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। देखो ये मैं क्यों बता रही हूँ, कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है, एसिडिटी को Ka या pKa के वैल्यू में एक टर्म्स में बताता है, और ऐसी एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH ऑल्सो, ठीक है। तो अगर मान लो किसी एसिड का pH 1 है और किसी एसिड का pH 7 है, तो कौन अच्छा एसिडिक है, ये ज्यादा अच्छा एसिड है, क्योंकि pH क्या है, कम है, जिसका pH कम होगा वो अच्छा एसिड होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आई तो एक और बात यहीं पे मैं लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, लेट्स से ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, CH3H NH2H OHH, ठीक है। अब ये तीनों में आपको बताना है कि एसिडिटी किसकी ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, ये प्रोटॉन को निकाल के देखना है कि जो उसका एनायन बनेगा वो स्टेबल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर प्रोटॉन निकलेगा तो CH3 माइनस बनेगा, यहाँ पे NH2 माइनस बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो उस नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और हमें पता है दैट एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और लिखा था ना अभी, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, और यू कैन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, ओके। तो ये वाली बात अगर आपको समझ में आती है तो इससे हमें ये पता चलता है दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी भी इंक्रीज करेगी,
एसिडिटी इंक्रीज कर रही है मतलब Ka इंक्रीज कर रहा है, Ka इंक्रीज कर रहा है मतलब pKa डिक्रीज कर रहा है, मतलब pH भी डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें सबसे बढ़िया एसिड कौन होगा? इस तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये कहाँ पे है? ग्रुप नंबर 14। ये क्या है? ग्रुप नंबर 15। ये क्या है? ग्रुप नंबर 16। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो दिस विल बी द ऑर्डर। बहुत ही बेसिक है, क्लास 8 में पढ़ा होगा ये वाला पॉइंट तो। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर ये वाली बात समझ में आती है तो अब हम दूसरी बात देखें। अब ये बात, एक बात नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्लाउड में लिखेंगे। तो क्लाउड में एक बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होती है? इट इज अप्लाइड इन रोज। रोज मतलब पीरियोडिक टेबल में 7 रोज होते हैं, पीरियड नंबर 1 से लेके पीरियड नंबर 7 तक। और पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 18 तक। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7 रोज होती है ना, तो पीरियड 1 से पीरियड 7 तक क्या है? रोज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फंडा है ये सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स में अप्लाई होगा। और कॉलम्स वाला जो फंडा है, मतलब जो हम साइज देखेंगे, वो कॉलम्स में अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल क्लाउड में रखनी है, समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि साइज भी रोज में लगा दो, ये नहीं करोगे। तो दूसरा जो हमारा प्राइमरी इफेक्ट था, मैंने आपको बताया था प्राइमरी इफेक्ट दो हैं, एक है साइज और एक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने समझ ली। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे साइज। ठीक है, तो साइज क्या कहता है? साइज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये कहाँ पे अप्लाई होगा? कॉलम्स में अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। जैसे कि हमारे पास HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो होता क्या है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? एनायन का साइज। ठीक है, तो जब ये टूटेगा इसका F माइनस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, यहाँ से Br माइनस बन जाएगा, यहाँ से I माइनस बन जाएगा। तो ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, मतलब एसिडिटी भी इंक्रीज कर रही है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। ओके, तो क्या समझ में आया हमें कि अगर हमारी साइज बढ़ती है एनायन की, ठीक है, एनायन की साइज, अगर हमारे एनायन की साइज बढ़ती है तो उससे क्या होती है? एसिडिटी भी इंक्रीज करती है। एसिडिटी इंक्रीज करेगी मतलब Ka इंक्रीज करेगी, मतलब pKa डिक्रीज करेगी, मतलब pH डिक्रीज करेगी। ओके, ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ये वाली बात आपको समझ में आई होप आ गई होगी। तो अगर ये वाली बात समझ में आ गई है, आई होप आप नोट्स लिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बेसिक्स हैं बिल्कुल। अगर ये नहीं आता तो फिर केमिस्ट्री में आगे पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आगे, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स। ठीक है, क्या होते हैं ये हमारे सेकेंडरी इफेक्ट्स, इनको भी हम समझेंगे। तो जो हमारे कई सेकेंडरी इफेक्ट्स होते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं? सेकेंडरी इफेक्ट्स में मैंने जैसे कि आपको बताया, एक तो होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और क्या होता है? और होता है हमारा रेजोनेंस। और क्या पढ़ना है हमको? हाइपर कॉन्जुगेशन। और क्या होता है? एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक बिहेवियर। एक होता है स्टीयरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, SIR, एंड स्टीयरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, जिसको हम स्टीयरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टीयरिक इफेक्ट वाला फंडा है, ये अगर IIT जैम BT वाले स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे होते हैं फील्ड इफेक्ट्स। फील्ड इफेक्ट्स वैसे तो और भी होते हैं। ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट्स होते हैं, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं,
एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट्स होते हैं, बट ये वाले इफेक्ट्स को हम गेट एक्सेल और आईटी जैम बीटी के लिए स्किप कर देंगे। ओके, मतलब सिर्फ उनके लिए, बाकी लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? आगे का कॉन्सेप्ट है हमारा, हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। बट इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने से पहले एक बार आप प्लीज रिकॉल कर लेना कि हमने अभी अभी क्या पढ़ा। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा जीओसी में कि दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी इफेक्ट और एक होते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। जो हमारे प्राइमरी इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनऑर्गेनिक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइज, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंडरी इफेक्ट्स कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एटसेट्रा। जो साइज है हमारा, ठीक है, जो साइज है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है? साइज जो है वो हमारा कॉलम्स में लगता है, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हमारी रोज में लगती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कॉन्जुगेट एनायन है उसको हमें अल्टीमेटली स्टेबलाइज करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो हमें अपने एनायन को ही स्टेबलाइज करना है। चाहे साइज में देखें चाहे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें, हमारा जो एनायन है वो स्टेबल होना चाहिए। तो एनायन कब स्टेबल होता है? एनायन कब स्टेबल होता है? एनायन तब स्टेबल होता है जब वो या तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे हो या किसी ऐसे एलिमेंट पे जिसका साइज बड़ा हो। ठीक है, तो ये वाला फंडा हमने पढ़ लिया था, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यही पढ़ा था हमने, जो पीछे वाली स्लाइड्स में लिखा है एग्जाम्पल्स के साथ में, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है अभी तक। ठीक है, आपने एक कॉपी भर ली होगी। चलिए, तो अब हम आगे चलेंगे। राइट, सो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले देखो, बिल्कुल ही सिंपल एंड सोबर बात ये है, अगर हम इसकी इंग्लिश में जाएं तो क्या है? पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। कहने का मतलब क्या? जैसे कार्बन है, इसके साथ में मैंने कोई ग्रुप लगाया, कोई भी ग्रुप लगाया, ठीक है, तो अगर ये जो बॉन्ड है, अगर ये जो बॉन्ड है ये क्या हो गया? पोलराइज हो गया, मतलब यहाँ पे पार्शियल समथिंग और पार्शियल समथिंग आ गया। मान लो ये नेगेटिव और ये ऐसे हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस ग्रुप ने इस कार्बन पे इंडक्शन किया है। ठीक है, पोलराइज किया है, इसको पोलराइज कर दिया। तो अगर कोई भी ग्रुप किसी भी बॉन्ड को पोलराइज करता है तो हम उसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। जैसे कि हमने कुछ कार्बन लिखे 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब मान लो ये ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव था, तो अगर ये ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सेकेंड कार्बन पे जाएंगे, ये क्योंकि क्या करेगा? ये पार्शियल पॉजिटिव है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो डबल पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा तो ये बॉन्ड्स इसकी तरफ जाएंगे तो फिर ट्रिपल हो जाएगा। तो हमारी जो किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, वो कहती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स क्या कहती हैं कि द इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, द इफेक्ट इज नेग्लिजिबल इफ द ग्रुप इज 3 कार्बन अवे, ग्रुप इज 3 कार्बन अवे। कहने का मतलब क्या कि जैसे ये हमारा ग्रुप है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके बाद ये इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा कि अब ये ग्रुप, अब ये कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज द इफेक्ट विच इज नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन। ठीक है क्या? ये सिंपली पोलराइजेशन है। ठीक है, तो पहली बात क्या है? इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ये इफेक्ट हमारा परमानेंट होता है और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो फर्दर 2 तरीके का होता है, प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो अब ये प्लस आई माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो प्लस साइन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं, जो कि प्लस आई करते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं? जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ठीक है, जनरली
कौन से हाइड्रोकार्बन्स? जो कि सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जितने भी एनायंस होते हैं, एनायंस, वो सारे क्या शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और माइनस आई जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स माने जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जितने भी कैटायंस हैं वो क्या शो करते हैं? माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये बात समझ में आई तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। तो जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जिनमें या तो नेगेटिव चार्ज हो, मतलब या तो वो एनायन हो, और या फिर वो कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन, इथेन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि मैं एक ऑर्डर लिख रही हूँ, जो याद नहीं करना है, हल्का सा ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन करेगा? मिथाइल एनायन, मतलब जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो पहले आएगा, फिर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर आपका ये कार्बोक्सिलेट आयन है। एक्चुअली ये क्या करता है? रेजोनेंस करता है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद में हमारे जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं, अब एल्काइल में भी कौन पहले आता है? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर आता है मिथाइल, ठीक है। टर्शरी मतलब ये CH3C, CH3CH3, ये हो गया टर्शरी ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी मतलब CH3CH, CH3 आपका हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब CH3 CH2, ये प्राइमरी, ठीक है। और मिथाइल तो आपको पता ही है CH3, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारा ट्रीटियम, देखो हमारा जो हाइड्रोजन है उसके कुछ आइसोटोप्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। तो अगर कार्बन पे हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, ड्यूटीरियम या ट्रीटियम लगा है, तब जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा CP3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, फिर CD3 का, और फिर CH3 का। ऐसा क्यों होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ठीक है। ट्रीटियम का साइज सबसे बड़ा है, फिर ड्यूटीरियम का, फिर होता है प्रोटियम का, ठीक है। मास ज्यादा होता है ट्रीटियम का क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं, ज्यादा प्रोटॉन्स है कंपेयर टू दैट ऑफ दिस, ठीक है। तो टोटल जो न्यूक्लियॉन्स हैं ट्रीटियम के ज्यादा हैं, फिर ड्यूटीरियम के ये 1 2 3 ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ट्रीटियम, फिर ड्यूटीरियम, फिर प्रोटियम। तो जो कार्बन के साथ में ट्रीटियम है वो ऐसे जुड़ा रहेगा, फिर ऐसे रहेगा कार्बन के साथ में ड्यूटीरियम, और ऐसा रहेगा कार्बन के साथ में प्रोटियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। डिस्टेंस कम है तो क्या रहेगा? बॉन्ड लेंथ कम है तो ज्यादा प्लस आई करेगा, ये कंपेरेटिवली कम और ये सबसे कम, ठीक है। तो इस वजह से ट्रीटियम वाला सबसे ज्यादा करता है प्लस आई, फिर ड्यूटीरियम, फिर मिथाइल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, पहले सारे एनायंस, फिर एल्काइल ग्रुप्स, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, उसके बाद में एल्काइल में अगर हाइड्रोजन की जगह पे ट्रीटियम है तो पहले वो आएगा, फिर ड्यूटीरियम, फिर मिथाइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस आई का। उसके बाद अब हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट का क्या फंडा रहता है। तो अगर हम माइनस आई इफेक्ट को देखते हैं तो माइनस आई इफेक्ट में क्या रहता है बेटा? हम्म क्या होता है माइनस आई का? तो माइनस आई, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इट इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी कैटायंस हैं वो प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, एंड electronegativity is directly proportional to minus I, and also acidity is directly proportional to electronegativity, so it is proportional to minus I effect। मतलब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस आई से ज्यादा क्या है? माइनस आई है, क्योंकि वो मुझे एसिडिटी की भी प्रोटेक्शन देता है, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो इसका भी ऑर्डर है, पर ऑर्डर क्या है? पूरा एक ऑर्डर है जिसको आपको लर्न नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। क्योंकि पूरा ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आएगा, हल्का हल्का सा बीच बीच से आएगा, पर मेरे को तो ऑर्डर लिखना होगा। तो माइनस आई ऑर्डर है, फटाफट से आप इसको लिख लो। ये बात ध्यान रखना है, पहले आपके कैटायंस आएंगे,
उसके बाद में आपके मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो क्यों होगा वो तो हम समझ गए, और हम पहले लिख लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से लिख दे रही हूँ, आप बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी, स्पेशली जो हमारे गेट एक्सेल गेट बी वाले स्टूडेंट्स हैं और आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल एग्जामिनर को यहाँ से सबसे ज़्यादा इजी लगता है क्वेश्चन, कि यहाँ से बनेंगे तो बच्चा पक्का गलत ही करेगा, उनको ऐसा लगता है, बट हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। करेंगे हम गलत? कमेंट्स में मुझे बताना कि आप गलत करोगे कि नहीं, ठीक है। गलत नहीं करना है, बिल्कुल समझ समझ के करना है। मैं पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, कि ये ऑर्डर क्यों आया है। इंडिविजुअल कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये ऑर्डर आपका बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही जो डेटा मैंने लिया हुआ है वो जेरी मार्च से लिया हुआ है, ऐसे ही और भी डेटा थोड़ा थोड़ा एक दो एलिमेंट्स या एक दो ग्रुप्स हटा देते हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स वाले, ठीक है। तो आपके पास जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो कौन सी हैं? जेरी मार्च, और कौन सी है? पीटर साइक्स, और कौन सी है? क्लेडन, और कौन सी है? कैरोथर्स, राइट। कैरी सनबर्ग चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको कोई बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उन्हीं बुक से ही आपको पढ़ा रही हूँ। अभी हमारे पास बुक्स रेफर करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइनस इफेक्ट का ऑर्डर। अब जहाँ पे आपको लग रहा होगा एम्बिग्विटी कि क्या हो रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था, अब एक बात को ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। क्या समझना है, इधर देखो, जितने भी कैटायंस हैं देखो सारे एक साथ में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन वाला पहले ऐसे रट्टा भी मार सकते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजन वाले आ गए, ठीक है, यहाँ तक पहले समझेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद आर एल्काइल ग्रुप, तो इसलिए फ्लोरीन वाला पहले आया, फिर अल्काइल वाला आया, फिर हाइड्रोजन वाला आया, ठीक है। नाइट्रोजन आ गया, अब नाइट्रोजन के साथ वही फ्लोरीन पहले आता है, फिर अल्काइल ग्रुप, फिर हाइड्रोजन, सेम चीज रिपीट हो रही है, देखो फ्लोरीन अल्काइल हाइड्रोजन, फ्लोरीन अल्काइल हाइड्रोजन, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये वाली लाइन हमारी खत्म हो गई, याद हो गई। इसको अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन है, फिर सल्फर है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, तो इसलिए ये पहले आया, फिर सल्फर आया, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन के साथ में, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, फिर COCl, फिर CHO। अब ट्रिपल बॉन्ड एन है, नाइट्रोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्लोरीन से, फिर हाइड्रोजन होगा, ये दो बार लिख दिया क्या? CHO, ये COR है, हाँ, थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। H है, फिर R है, उसके बाद में OR है, एस्टर, ठीक है, फिर OH, फिर ये हैलोजन हैं आपके, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर आयोडीन, फिर एराइल है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, इसका अलग एक्सप्लेनेशन है। SH है, थायोल का जो ग्रुप है, सल्फर, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर एराइल, फिर दिस डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। तो मैं इनको काफी हद तक आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से आप समझ लो, वैसे कि ये सीरीज कितनी इजी है दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। तो -i का ऑर्डर है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है 2 नंबर में, ठीक है, तो उसको मिस मत करना। तो चलिए, तो मैं पहले कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है परसेंट एस कैरेक्टर के। अब परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो गया, बिल्कुल ही क्लास 10th 11th से शुरू करें तो परसेंट एस कैरेक्टर मतलब आपने पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा ना, sp3 sp2, ठीक है, sp पढ़ा था, मैं क्लास 11th में आ गई अब, ठीक है। तो अब हम आ गए क्लास 11th में और अब हम समझेंगे कि क्या बात की जा रही है। तो देखो, ये जो कार्बन है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन मेरा sp हाइब्रिडाइज्ड है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109 है। इसका बॉन्ड एंगल है, ये देखो थोड़ा याद होना चाहिए आपको, 120 डिग्री है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, ठीक है। इसमें जो परसेंट एस कैरेक्टर है
वो 25% है, याद नहीं किया मैंने। sp3 है तो 25 डिवाइड बाय वो कर दो, मतलब 25 ही आएगा ना ऐसे, क्योंकि 3 पी है तो 25 25 25। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज कितना है, 33% है। यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज तो कितना है, 50% है। तो इससे हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ठीक है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि अगर परसेंटेज कैरेक्टर आपका बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है और एसिडिटी भी बढ़ती है, मतलब Ka भी बढ़ता है, मतलब pKa भी घटता है, मतलब pH भी घटता है। बिल्कुल कंठस्थ कर लेना इस बात को। और मतलब बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, ये तो हो रहा है। बॉन्ड एंगल 109 था, फिर 120 हुआ, फिर 180 हुआ। तो बॉन्ड एंगल से आंसर निकलते हैं इस कॉन्सेप्ट के। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? तो अगर ये बात समझ में आई तो हमने क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया हमने? हमने ये कंक्लूड किया कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर, is directly proportional to percentage character, and yes, the electronegativity and also acidity and also minus I effect, ये भी बात रख लो यहाँ पे, also proportional to minus I। तो ये पूरा मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आइए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट में बताया, इससे आप 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर हम आगे देखेंगे एक क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन था उसी सीरी में, यहाँ पे इस तरीके से ये ग्रुप लगे हुए थे और एक ये वाला ग्रुप लगा हुआ था, और ऐसा लिखा हुआ था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो इसकी ज्यादा है इससे। ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचो जरा। वैसे तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है ना, प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा, मतलब माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन प्लस, अब H तो प्लस आई करता नहीं है, पर R तो प्लस आई करता है। तो अगर हम अपना तेज दिमाग दौड़ाएं तो हमें लगेगा कि आंसर ये होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, बट ये बात सही नहीं है। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फंडा आ जाता है बॉन्ड एंगल का, यहाँ पे आर आर है, यहाँ पे एच एच है। तो होता क्या है बेटा, आर आर का क्या होगा, साइज बड़ा होगा, ग्रुप बड़े हैं तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी बढ़ गया होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, इसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा। अगर मैं इसको अल्फा 1 कहूँ, इसको मैं अल्फा 2 कहूँ, तो ऑफकोर्स अल्फा 1 बड़ा होगा अल्फा 2 से, बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। तो अगर अल्फा 1 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, अल्फा 1 यानी कि फर्स्ट वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होगी, मतलब उसका परसेंटेज कैरेक्टर की भी ज्यादा होगा, मतलब उसका माइनस का इफेक्ट भी ज्यादा होगा, मतलब उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी, मतलब उसका पीएच कम होगा, मतलब उसका पीके भी कम होगा, मतलब उसका के ज्यादा होगा। सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? तो ये फंडा होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। ये ही चीज दूसरे वाले पे भी लगती है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, NR3 पॉजिटिव चार्ज है और NH3, ठीक है तो सेचुरेटेड ये आर एन, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार 107 समथिंग होना चाहिए, बट वही है, रिपल्शन का फंडा है, सेम कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, अगेन यहाँ पे रिपल्शन होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे, धक्का देंगे तो साइज बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये बॉन्ड एंगल है बीटा और ये बॉन्ड एंगल है बीटा 2, तो बीटा 1 जो है वो ज्यादा होगा बीटा 2 से, तो इसलिए बीटा 1 की माइनस आई क्या होगी, ज्यादा होगी बीटा 2 से। तो मतलब बीटा 1 की एसिडिटी ज्यादा होगी बीटा 2 से, उसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा बीटा 2 से। बात समझ रहे हो? तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज है, तीसरा पॉइंट जहाँ पे आप फंस सकते हो है, फिर आपने कहा कि NH3 प्लस का जो है वो ज्यादा है NO2 से। ऐसा क्यों कहा भाई? ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी बात पे आप अमल ही नहीं कर रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, एक्चुअली ये न्यूट्रल होता है। हमने कहा था पॉजिटिव ज्यादा करेगा माइनस आई, ये तो न्यूट्रल है, ये तो ऐसे लिख दिया। NO2 हम ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ हम NO2 प्लस लिखते हैं, बताओ
ऐसे नहीं लिखते, ये न्यूट्रल होता है एक्चुअली, रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड है ना वो कैटायन, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो कंपेयर टू दिस कम है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि माइनस का NH3 का ज्यादा होगा। ओके, ठीक है, होमवर्क करेंगे पहले, इसको मैं इरेज यहीं पे कर देती हूँ, मैं को हटा लेती हूँ फिर बताऊँ। ठीक है, तो बात क्या है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, OAR वाला भी आप फंसे होंगे, देख लेना पीछे, मतलब अपने आपने लिखा तो होगा ही, और OH, ठीक है। मैं क्या कहूंगी इसको, ये आपका क्या है, एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, तो सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, 1 ज्यादा होगा, फिर 2, फिर 3, तो इसी वजह से माइनस है इसका ज्यादा, फिर इसका सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा हो। अब कुछ होमवर्क है, पहले तो क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है ना उसको पॉज करना है, रुकना है आपको, रिवाइंड करना है, रिकॉल करना है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको माइनस इफेक्ट के दे रही हूँ, ठीक है। COCl, CHO, COCH3, COOR, इसको अरेंज कर देना, बिल्कुल डेटा से निकल जाएगा। CF3 और F, CCl3Cl, OH2 and OH, NH and NH2, N triple bond C, this and C triple bond CH, ओके, एंड उसके बाद में PRHH एंड PHHH, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेवेंथ में बता देती हूँ, P पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये वाला मुझे तुम्हें थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में तुम जानते नहीं होंगे, शायद जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैंने लिखा PR, R और R, और मैंने लिखा, मैं एक को बता रही, तुम उसके हिसाब से बताना, हाँ, PH, H और H, ठीक है। अब एक बात को ध्यान से सुनो, जो हमारा फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, तो हमने नाइट्रोजन वाला एक क्वेश्चन देखा था, क्या था, नाइट्रोजन RRR और नाइट्रोजन HHH, ठीक है। तो जो फंडा मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग जो आंसर था वो क्या था, माइनस है इसका ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा था, तो परसेंटेज बढ़ रहा था, तो माइनस आई बढ़ रहा था, ये सब हमने कहा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम सीधा कहोगे कि भैया ये आंसर है, बट ये कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट इस पे लगता ही नहीं है, केमिस्ट्री खेल जाती है जज्बातों के साथ, ऐसा क्यों है, क्योंकि केमिस्ट्री खेल नहीं रही है, वो तो सच बता रही है बेचारी। जो फॉस्फोरस है और जो एल्काइल ग्रुप है उसका साइज कंपेरेबल है, देखो नाइट्रोजन यार ग्रुप नंबर 2 में है नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस कहाँ है, ग्रुप नंबर 3 में है, तो साइज बढ़ गया, तो जब पी का भी साइज बड़ा है और आर का भी साइज बड़ा है, तो जब दोनों का साइज बड़ा है तो दोनों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे साइज का डिफरेंस आता ही नहीं है, तो यहाँ पे वही, यहाँ पे इसका प्लस आई होने लगता है, तो इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट फॉस्फोरस वाले पे भी लगेगा और सल्फर वाले पे भी लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ऑक्सीजन पे वो ये वाला आंसर लगेगा, और सल्फर पे जो मैंने समझाया वो वाला। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, ये आप कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ वैसे, वेट, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ये आप खुद करोगे, आप देख लो इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए प्लस आई इफेक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3, उसके बाद क्या आएगा, 2, फिर 4, फिर 1, ठीक है। ग्रुप विच कैन शो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करेगा,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस साइज स्ट्रेंथ ये आप करेंगे, मतलब करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लस साइज स्ट्रेंथ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल ग्रुप हैज द मैक्सिमम प्लस साइज इफेक्ट, ये भी मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, मतलब आप वीडियो को पॉज करके या व्हाटसोएवर आप करके इसको करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप कौन सा है, माइनस आई ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, अभी अभी मैंने आपको पूरी डेटा बताई, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ व्हाट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन ऑफ व्हाट, डिक्रीजिंग माइनस इफेक्ट ऑफ गिवन ग्रुप्स इज, अब वही सेम डेटा से, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई, सेम डेटा से, अरेंज इन अकॉर्डिंग ऑफ माइनस आई, सेम डेटा से, अरेंज अकॉर्डिंग ऑफ प्लस आई, सेम डेटा से। तो डेटा से करोगे, क्वेश्चन है, आंसर्स है, आंसर्स नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एंड एक और बात इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, आपको रोज देखो मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो कुछ नियम है मेरे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और वो नियम क्या है कि आपको मेडिटेट करना है 5 मिनट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग में डेली, ये कंपलसरी है, इससे आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। वर्कआउट करना है, चाहे तो आप रनिंग करो, चाहे जॉगिंग करो, चाहे आप योगा करो, या जो भी करो, मतलब आपको वर्कआउट करना है। बैलेंस डाइट आपको लेनी है, टाइम मैनेजमेंट, और स्माइल करते करते पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट लेसन में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम अहेड।